हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवा। सो आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो देर आर थ्री मेजर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ, फर्स्ट एंड सेकंड। सो जीरोथ लॉ मतलब नेम थोड़ा वियर्ड है, बट फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जीरोथ लॉ के पहले आए थे और उनका नाम नंबर, क्योंकि वो फेमस हो गए थे, तो मतलब नंबर चेंज करना उतना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने उसका नाम, क्योंकि जीरोथ लॉ इज़ मोर फंडामेंटल लॉ देन फर्स्ट एंड सेकंड, सो उन्होंने उसका नाम जीरोथ लॉ रख दिया। सो कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि इफ़ ए एंड बी, टू बॉडीज ए एंड बी, सो जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics. So according to this law, agar if two bodies A and B are in thermal equilibrium and B and C, so B and C are in thermal equilibrium, then A and C are also in thermal equilibrium. So if these two conditions are true, then this is also true. If A and B is in thermal equilibrium, B and C is in thermal equilibrium, then the A and C is also in the thermal equilibrium. सो थर्मल इक्विलिब्रियम का ये मतलब भी हो सकता है कि टेम्परेचर अगर ए बी का सेम है और बी सी का सेम है, तो ए और सी का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। सो वेरी बेसिक लॉ। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो क्वांटिटी देता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्वांटिटी जो एस्टेब्लिश हुई है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हो सकती है। जो ऐसा हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर एस्टेब्लिश हुआ है। सो सेकंड, उसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो ये है, जो बेसिक स्टेटमेंट है या फिर जो प्रिंसिपल है, वो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली फर्स्ट लॉ सेज दैट अगर आप किसी भी बॉडी को हीट दे दो, सो इट कन्वर्ट्स इनटू इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U, सॉरी, Q इज इक्वल टू U प्लस W। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट लॉ। सो ये बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ है। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये भी एक स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ का कई बुक्स में दिया गया रहता है कि अगर आप एनर्जी दे रहे हो, सो इट आइदर कन्वर्ट्स इनटू इंटरनल एनर्जी, जो कि मतलब अगर किसी बॉडी को आपने हीट दी तो वो एक तो वर्क कर सकते हैं या फिर अपने टेम्परेचर बढ़ा सकता है। सो it is also pointed as the energy cannot be created nor can be destroyed, it just changes its form. So अगर आपने हीट दिया तो ये अपना फॉर्म चेंज करके वर्क में ट्रांसफर कर सकता है फॉर्म, या इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है फॉर्म अपना। उसके बाद आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज। सो ये बेसिक स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इससे आपको दो स्टेटमेंट्स मिलता है, एक है क्लॉजियस स्टेटमेंट और दूसरा है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सो क्लॉजियस स्टेटमेंट और सेकंड है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सो अगर आप क्लॉजियस स्टेटमेंट को देखेंगे, सो उसके हिसाब से it is impossible to create a body which transfer heat from a low temperature to a high temperature without any external work। और so let us say आपको रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन का अगर आपको फंक्शन पता है तो आप इसे इजीली समझ सकते हो कि हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर में क्या होता है। सो लेट से आप हीट सॉरी हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में, सो अगर आप हीट पंप को कंसिडर करोगे, सो वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र करता है हीट पंप, लेकिन इसमें एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड होता है। सो क्लॉजियस हीट, दिस इज हीट पंप, और रेफ्रिजरेटर भी आप इसे बोल सकते हो कि सेम ही फंक्शन रहता है, बट आप जो काम रहता है हीट पंप का वो रहता है हीट देना या फिर जगह को हीट करना। सो दिस इज द हीट एक्सट्रैक्टेड जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज़्यादा हीट रिलीज इंपॉर्टेंट होता है हीट पंप के लिए, या रेफ्रिजरेटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है हीट एक्सट्रैक्ट कितना ज़्यादा कर रहा है। सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जैसे आप देखते आए हो। सो
क्लॉजेस्ट स्टेटमेंट के हिसाब से लो टेम्परेचर बॉडी से, जैसे T1 लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी पे हीट ट्रांसफर करना इज इम्पॉसिबल अनलेस अगर आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो. सो या दिस इज द क्लॉजेस्ट स्टेटमेंट. और वैसे ही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि इफ so it is impossible for a body to extract heat and entirely convert that into work. So Kelvin Planck स्टेटमेंट का बेसिक स्टेटमेंट ये है कि अगर आप किसी भी एक रिजर्वायर से हीट ले रहे हो तो आप एंटायरली उसे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. लेटेस्ट से आप हीट इंजन की आपको फंक्शनैलिटी है, आपको पता है. सो अगर आप इससे हीट ले रहे हो सो एंटायरली आप इसे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसका कोई तो सिंक होना चाहिए, सिंक टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें ये हीट रिलीज भी कर रहा है जो बची हुई हीट है. सो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी इंजन की इफिशियंसी या फिर हीट इंजन की जो हीट साइकिल की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है. बेसिक स्टेटमेंट्स का ये है कि इफिशियंसी कैन नॉट बी 100%, सम हीट रिलीज विल बी देयर. जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें एंट्रोपी का कंसेप्ट भी देता है. सो जो क्लॉजेस स्टेटमेंट है, क्या हम इसे क्लॉजेस इनइक्वलिटी भी देख सकते हैं कि इनइक्वलिटी क्लॉजेस इनइक्वलिटी के हिसाब से जो इंटीग्रल ds है विच इज इक्वल टू इंटीग्रल dq बाई t, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू dq बाई t. सो दिस इज द क्लॉजेस्ट इनइक्वलिटी जो हमें सेकंड लॉ से ये इनइक्वलिटी भी मिल सकती है. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स शुड ऑलवेज इंक्रीज. एंट्रोपी अगर किसी प्रोसेस का निगेटिव नहीं हो सकता, या फिर जो चेंज इन एंट्रोपी है वो निगेटिव नहीं हो सकता. चेंज इन एंट्रोपी शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव for a process to take place, for a spontaneous process to take place. और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें यूजफुल वर्क भी दिखाता है. सो अगर आपका एंट्रोपी ज़्यादा है, एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस इन लाइक अगर सिस्टम साइकिल में जितनी रैंडमनेस ज़्यादा होगी उतना ही यूजफुल या अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क कम होगा. सो एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अवेलेबल वर्क कम होगा हमारे पास. दैट इज़ वाई एंट्रोपी, उसे भी आप ऐसे भी समझ सकते हो. देर इज ऑल्सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टल द एंट्रोपी एट 0 केल्विन इज 0. बट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा हमें कोई ये नहीं दे रहा है. जैसे हमें जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर देता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें हीट ट्रांसफर के बारे में बताता है, हीट देता है, एनर्जी एज अ ये प्रॉपर्टी. और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एंट्रोपी एज अ प्रॉपर्टी दिखाता है. बट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा कोई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है. सो दैट इज वाई इट इज़ नॉट दैट मच वेल नोन. वैसे ही कुछ फर्स्ट लॉ में आपको ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ में क्या ड्रॉबैक्स थे. सो फर्स्ट ड्रॉबैक्स आप ये समझ सकते हो कि अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो तो ये हीट ट्रांसफर के बारे में ऐसे बता रहा है कि जो हीट आपने दी है वो एंटायरली कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट. बट ये ट्रू नहीं है. सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो हीट है वो एक लो क्वालिटी एनर्जी है. सो हीट जो है ये लो क्वालिटी एनर्जी है फॉर द लाइक द अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ. और जो वर्क है वो हाई क्वालिटी एनर्जी है. लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो वर्क है वो इजीली कन्वर्टेबल है इनटू अदर फॉर्म्स, बट द हीट इज़ नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू वर्क. सो बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये ट्रू है कि ये इजीली कन्वर्टेबल है एक दूसरे के फॉर्म में. सो फर्स्ट लॉ का ये ड्रॉबैक हो सकता है कि इट डज नॉट टॉक अबाउट द लो क्वालिटी हीट, द लो क्वालिटी एनर्जी एंड हाई क्वालिटी एनर्जी के बारे में टॉक नहीं करता है. और सेकंड थिंग इज जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, इसके बारे में भी ये बात नहीं करता है. सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है अनलेस आप वर्क दो. बट फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये पॉसिबल है. सो क्योंकि इट डज नॉट टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, इट ओनली टॉक्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी. इस फॉर्म से उस फॉर्म में आप चेंज कर दोगे, बट इट डज नॉट टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, जो कि सेकंड लॉ बात करता है कि जहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी हमेशा फ्लो उसी डायरेक्शन में होगा. सो लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियसली हीट ट्रांसफर हो सकती है विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड. सो सेकंड लॉ में ये भी एक चीज़ है कि फर्स्ट लॉ में ये भी एक ड्रॉबैक है कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बारे में ये बात नहीं करता है. सो या दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड 3 laws of thermodynamics. Thank you.